जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग इंडिया 2024 2 के बारे में कुछ बात करने आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो है वो 1 सितंबर से है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है ना? तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो पेपर में आता तो सब कुछ है, पर अप्रोच गलत लेने की वजह से उनका पेपर रह जाता है। जैसे मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ, हाँ? साइंस में मेरा पोर्शन जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं आपको जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या गलती आपसे होती है और क्या गलती आपको नहीं करना है, यही मैं बताने के लिए आ जाया हूँ, है ना? जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मान लीजिए फिजिक्स में कुछ पोर्शन है जो ईज़ी होता है, कुछ पोर्शन जो है वो कॉन्सेप्चुअल आता है। जैसे पिछली बार इनफाइनाइट लैडर सीरीज़ का एक क्वेश्चन पूछा था आपसे रेजिस्टेंस नेटवर्क पर। अब उसको बच्चे जो जानते थे वो तो कर गए 1 मिनट के अंदर। जिनको नहीं पता था उन्होंने अपना काफ़ी टाइम वहाँ वेस्ट किया और आंसर आया तो भी समय का तो लॉस हुआ ही अपना, है ना? तो वही हम आज सीखेंगे कि कैसे हम एग्ज़ाम में पेपर को अच्छे वे में एक टाइम सेविंग के साथ कैसे किया जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का मतलब ही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको आता सब कुछ है और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई सा भी एग्जाम हो, है ना? और एनडीए जो है ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी पता ही है आप लोगों को कौन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है यहाँ पर। वही हम लोग बात करते हैं एनडीए 2024 टू, जैसा आपको दिख रहा है। तो बेसिक बातें थोड़ी सी आप लोग से कर लेते हैं। सिलेबस आप सबको पता होगा कि पेपर 1 जो होगा उसमें मैथ्स पूछा जाएगा और पेपर 2 जो होता है उसमें आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है? जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है वो जनरली 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है, सब कैटेगराइज्ड है। जैसे एक पार्ट है आपका जनरल साइंस, दूसरा पोर्शन है आपका जनरल नॉलेज एंड द थर्ड पोर्शन इज इंग्लिश। इन तीनों पेपर को मिला करके एक पेपर बनता है जिसका नाम है जीए की जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको मैथ वाले सर बताएंगे कि क्या गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए, कैसे उसको अच्छे तरह से अप्रोच लेना है। जीएटी में साइंस के पोर्शन को मैं डील करूंगा, इंग्लिश के पोर्शन को इंग्लिश के टीचर आपको बताएंगे, जनरल नॉलेज के पोर्शन में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्या अप्रोच लेना है, वो आपको जनरल नॉलेज के सर बताएंगे। मेरा पोर्शन है जनरल साइंस। और देखिए जहां तक मेरे को मालूम है जनरल नॉलेज जो है एक काफी फास्ट सिलेबस है उसका, बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 पार्ट, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, ये तो इंडियन हिस्ट्री हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारा पोर्शन है ना? माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर सिस्टम, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर आपका क्या बोलते हैं, मतलब है काफ़ी सारा पोर्शन है ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी काफ़ी। तो बच्चे यहाँ लैग कर जाते हैं, यहाँ बच्चे मार खा जाते हैं, स्कोर नहीं कर पाते हैं और करंट से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हिंद डिफेंस एकेडमी में जनरल नॉलेज के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर रखा गया है जो पढ़ाते हैं एक एक सब्जेक्ट को फंडामेंटल बेसिक तरीके से, तो वो डाउट सारा क्लियर करवा देते हैं। तो जनरल नॉलेज में बच्चे का अगर मैं बोलूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर 10 स्टूडेंट पेपर दे रहा है तो 10 स्टूडेंट में 2 ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो जनरल नॉलेज पर अच्छा कमांड कर सकता है, बहुत अच्छा। देखो भाई ओवरऑल अपना काम क्या है, क्रैक द पेपर, पेपर को क्लियर करना। ये नहीं कोई तुमसे थोड़ी पूछेगा एग्जाम के बाद कि भाई जनरल नॉलेज में क्या स्कोर था, साइंस में क्या स्कोर था, मैथ्स में कितना था। मान लो किसी का जनरल नॉलेज में 10 नंबर आता है और साइंस में फुल आउट ऑफ फुल आ गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ओवरऑल नंबर कट ऑफ पार करना है, यस और नो, यही बात है। तो जनरल साइंस के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी पूरे डिटेल में आगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरल नॉलेज पोर्शन जो है ज्यादा बच्चों का स्ट्रांग होता नहीं है। तब वो करते क्या है कि परेशान हो जाते हैं, कभी जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, कभी साइंस पढ़ेंगे, कभी इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ दिक्कत होता है। मैं आज बताऊंगा कि जनरल नॉलेज अगर आपका कमजोर है भी तो आप कैसे साइंस के थ्रू अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं है एनडीए क्वालिफाई करने।
तो आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म जो आप लोग को पता है और जो जानना भी जरूरी है, हो सकता है कुछ आप गलत जानते हो। तो देखिए भाई, सबसे पहला एग्जामिनेशन का नाम आप सबको पता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, एनडीए। कंडक्टिंग बॉडी देखिए कौन है, कौन कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या फ्रीक्वेंसी है पेपर का, तो एक साल में 2 बार होता है, आप लोग को पता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन, अभी सारा एग्जाम जो हो रहा है वो सब सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पर इसमें भी यूपीएससी जो है कंडक्ट कर रहा है ऑफलाइन पेपर्स, तो ये भी एक अच्छा बात है। टोटल पेपर कितने होते हैं भाई, 2 पेपर होते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। टोटल मार्क्स, तो मैथ टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट टोटल आपका 600 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें तो मैथ टोटल 120 मार्क्स का पूछा जाता है और जनरल एबिलिटी आपको 150 मार्क्स का पूछा जाता है। हाँ, और सबसे जरूरी चीज कि भैया यहाँ निगेटिव मार्किंग होता है, ये गलती सबसे नहीं होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग पे बड़ा ध्यान। निगेटिव मार्किंग देखिए कैसा है, मैथ्स में 0.83 और जीएटी में 1.33 मार्क्स का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सिंपल ये है कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप वही क्वेश्चन बनाएं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें तुक्का लगाने का जरूरत नहीं। अगर तुक्का आपने लगाया तो आपने जो सही क्वेश्चन भी कर रखा होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़ के काउंट में चला जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किया और 8 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 10 क्वेश्चन जो सही था उसका मार्क्स भी ये निगेटिव मार्किंग लेकर के माइनस में चला जाएगा। तो बड़े ध्यान से निगेटिव मार्किंग को हमेशा याद रखना है एग्जाम देने से पहले, कि कोई भी गलत आंसर अपने मन से तुक्का ना लगाना है ना। लास्ट बात, ड्यूरेशन देख लीजिए, मैथ्स में 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं आपको, फिर आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है और एक ब्रेक के आधा 1 घंटे के बाद फिर आपका जीएटी पेपर होता है 2 घंटे 30 मिनट का, यानी टोटल 5 घंटे का पेपर है। टोटल मार्क्स है आपका 900, ठीक है। और इस 900 में अगर आप 350 प्लस से लेकर के 380 तक में अगर आप हैं तो आपने एनडीए के रिटन टेस्ट को क्लियर कर लिया है। अब आपको एसएसबी में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। बात समझ में आया, पर कोशिश करना है कि इससे अच्छा हो, कोशिश जारी रखनी है। चलिए, ये सब बात आप लोगों को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन पोर्शन शुरू होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। कुछ पैरामीटर्स है और कुछ बात है, उसको ध्यान रखिए। मैथ्स का बात अब हम नहीं करेंगे, बाकी कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट पे। टोटल मार्क्स जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है 600। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150। आप लोगों ने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि 600 नंबर है और 150 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, यानी एक करेक्ट करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। और निगेटिव मार्किंग तो भाई भूलना ही नहीं है ना। निगेटिव मार्किंग तो है ही आपको -1.33। ड्यूरेशन भी आपको बता दिया गया 2 घंटे 30 मिनट का। फिर हमने आपको बताया था पहले पेज पर, यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट पेज पर हमने बात की थी, ये 3 पार्ट में बटा होता है, साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ठीक है। तो ये टोटल आता है 150 मार्क्स और ये तीनों बटा होता है 50-50 तीनों सेक्शन में। 50 मार्क्स का, सॉरी 50 क्वेश्चन इंग्लिश का, 50 क्वेश्चन साइंस का और 50 क्वेश्चन जीके का, ठीक है। तो अगर मैं साइंस पे बात करूं तो टोटल मार्क्स साइंस का कितना हो गया, 200, क्योंकि एक पे 4 मार्क्स है, यानी इस 200 में आपको फाइट करना है। अब जरा सोचो यार, जरा ध्यान दो, जरा सा ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि आपको 350 प्लस स्कोर करना है, क्लियर। हम्म, जिसमें आपको मैथ भी देना है और जीएटी भी देना है। जीएटी में अगर मैं सिर्फ साइंस को उठाऊं, बात समझना बड़े ध्यान से, तो साइंस अकेले कितना मार्क्स का है, 200। तो भाई देखिए, साइंस में 200 है तो दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं, या हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल हो भी, जो फुल आउट ऑफ फुल साइंस में कर जाए। और मैं क्या कहता हूँ, नो नीड, 200 के लिए फाइट करना ही नहीं है। अपना फाइट है बहुत कम के लिए, बहुत कम के लिए। आप लोग को पता होगा कि मैथ्स में आपको कुछ परसेंट क्वालिफाइंग पे तो जाना ही जाना है ना, यानी मिनिमम आपको मैथ्स में कितना नंबर लाना है, आई थिंक 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ में, है ना। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है,
तो मैथ्स में कुछ नंबर ऑफ स्कोर आपको पार करना है। लेटेस्ट से मान लेते हैं कि मैथ्स में आपको, हाँ, 75 मार्क्स, यस यस, याद आ गया मुझे। लगभग लगभग आपको कितना मार्क्स लाना है भैया? 75 मार्क्स लेकर के आना है। तो अब आपने मैथ्स की खूब प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छे खासा पढ़ाई कर रखा है, तो मैं कहता हूँ कि आप मैथ्स में मिनिमम मिनिमम कितना नंबर लेकर के आ जाए भाई? 80। और बड़ा स्कोर मांगा मैं? नहीं, सिर्फ कितना मांग रहा हूँ? 80। अब जीएटी के साइंस पोर्शन का जो 200 मार्क्स है, इसमें ज्यादा फाइट करना ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ चलिए 120 मार्क्स, सिर्फ 120 मार्क्स, सिर्फ 120 मार्क्स, यानी टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आप टोटल कितना सही क्वेश्चन बनाइए? 30, सिर्फ 30, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। 330 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, तो टोटल कितना नंबर हो गया? 120 और 80, बताओ 120 और 80 कितना हो गया? 200 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया मैथ और साइंस से। अब आपको कितने के लिए फाइट करना था? 350 के लिए, तो आपको कितना नंबर चाहिए? 150 प्लस ही तो, 150 नंबर ही तो चाहिए। अब इंग्लिश आप सब लोग का अच्छा होता है, इंग्लिश में आपने स्कोर कर लिया। इंग्लिश भी 200 मार्क्स का है, तो अगर आपने 200 मार्क्स में, मान लीजिए मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ, इंग्लिश में आपने 200 मार्क्स में 100 मार्क्स स्कोर किया। साइंस में आपने, चलिए 200 मार्क्स में 120 मार्क्स स्कोर किया। मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया था भाई? चलिए 80 मार्क्स आपने स्कोर किया। ये 3 पोर्शन और एक पोर्शन है जीके। अभी मैं जीके को होल्ड पर रखता हूँ, जरा इन तीनों को जोड़ के देखो। 120 और 80 कितना हो गया? 200 और 100, 300। और ये 200 मार्क्स का है। अब आपको कितना नंबर चाहिए इस 200 में? 50 ना? मैं बता रहा हूँ, जनरल 50, 50 प्लस रखना, मान लो 50 प्लस मार्क्स चाहिए। 200 में 50 मार्क्स लाने का क्या मतलब हुआ? कितना क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन, 10 से 12, 15 क्वेश्चन, आया ना? तो बहुत सारे बच्चे इतने भी तो लो लेवल में नहीं आते हैं कि उनसे 10-15 क्वेश्चन जीके करना हो। मान लेते हैं कि अगर उनसे 0 क्वेश्चन भी जीके का टच नहीं होता है, तो आप साइंस में बेहतर कर सकते हैं, अपने 120 को थोड़ा बढ़ा लो, मैथ्स को 80 से 100 कर लो। आप समझ रहे हो? 200 में साइंस के 100 को 120 कर लो इंग्लिश को। तो इन्हीं तीनों के दम पर आप अच्छा से एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से एनडीए को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू फोकस्ड ऑन जीके। जीके वाले सर को बुरा लग जाएगा, पर मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको जीके समझ में नहीं आता है। जिनको जीके समझ में आता है उनके लिए तो भाई पूरा रास्ता ही खुला। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको जीके में बड़ा परेशानी होती है, मालूम है ना? हिस्ट्री रखना, पॉलिटी रखना, आर्टिकल्स रखना, उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको जीके में परेशानी है। जिनको नहीं है उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, जीके कर लो, मैथ कर लो, सब मैनेजेबल। समझ में आया बात? तो सिर्फ इन तीनों के दम पर आप खेल खेल सकते। क्लियर है बात? अब इन तीनों में भी मेरे को क्या पोर्शन डील करना है, वापस से मैं बताऊं, ये हाउ टू सिक्योर 120 मार्क्स या 150 मार्क्स इन 200। कभी भी मैं ऐसा आप लोग से दावा नहीं करूंगा कि 200 में 200 नंबर आ जाएगा, 200 में 180 मार्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो कोई भी एग्जाम जो होता है, सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, कोई भी एग्जाम जो हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता है। सॉरी, कोई भी एग्जाम आपको सेलेक्ट करने के लिए या सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, आपको रिजेक्ट करने के लिए होता है। हाउ टू रिजेक्ट, किस तरह से आपको रिजेक्ट किया जाए, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। सिलेक्शन करने के लिए क्वेश्चन कभी नहीं बनाया गया। किस तरह से रिजेक्ट करे, कैसा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछे, कहाँ कहाँ का कॉन्सेप्ट लगाए कि बच्चे से वो बने ही नहीं। और नहीं बने तो हम बच्चे को बोल दें यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनडीए एग्जामिनेशन। बच्चे का चेहरा उतर जाएगा, बच्चा उदास। तो मेन कहानी ये है कि आपको सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे, पर आपको बचना किससे है? रिजेक्शन से। रिजेक्शन से बच गए तो सिलेक्शन का तो चिंता ही नहीं करना है। तो कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, कोई भी एग्जाम, वो आपको रिजेक्ट करने का 100 तरीका खोजता है। आप एक भी तरीका में आ गए तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन गया। और जो रिजेक्शन से बच गया वो क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है। बोलो यस और नो। चलिए, तो इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने साइंस के पोर्शन पे चलते हैं। देखिए भाई, ये अपना साइंस का पोर्शन। साइंस के पोर्शन में क्या क्या आता है भाई? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री और बायो आता है।
फिजिक्स पे बात करें तो मैंने खुद हिंद डिफेंस एकेडमी के चैनल पर प्रॉपर लेक्चर जो फ्री में अवेलेबल है, वो सब में ये सारा टॉपिक मैंने कवर कर रखा है। इससे ज़्यादा ही यहाँ पे बस मैं मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हूँ, इससे भी ज़्यादा चैप्टर्स 11 12 का कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट सब वगैरह वगैरह मैंने यूज़ किया है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके एनडीए के फिजिक्स के। इन सब से क्वेश्चन देखा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ कि देखिए, फ्लूइड का कोई क्वेश्चन आता है और ये अगर न्यूमेरिकल है, बात समझना बड़े ध्यान से। फ्लूइड का अगर कोई क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल है तो आप इसको टच मत कीजिएगा, शुरू में टच मत कीजिएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, न्यूमेरिकल है, डोंट टच इट। स्टार्टिंग में इसको टच नहीं करना। ऑप्टिक्स बना लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को लगता है कि सबसे 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 आसान क्वेश्चन कहीं से आता है तो वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले बार आई एम सॉरी अबाउट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर नहीं प्रीवियस टर्म, क्या था कि दो क्वेश्चन भैया इलेक्ट्रिसिटी से, थोड़ा सा फालतू क्वेश्चन था, फालतू नहीं एक्चुअली वो गेट का क्वेश्चन था। गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ दिया था आपसे। खैर, हर बार ऐसा नहीं होता, और होगा भी तो एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है, उसमें डरना नहीं है। तो इन दोनों पे बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड को आपको न्यूमेरिकल को स्टार्टिंग में टच नहीं करना है, क्योंकि ऐसा घुमावदार न्यूमेरिकल होता है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देता है, इसी में टाइम लॉस कर जाइए, फिर ये सब इजी पोर्शन आप नहीं कर पाइएगा। तो अब जब जीएटी का पेपर खोलें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इंग्लिश सॉल्व करें। इंग्लिश सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व कीजिए। इंग्लिश सॉल्व करने के बाद आप तुरंत जीके सॉल्व कीजिए, अगर आपको आता है जीके में जो भी आता है जैसा भी आता है पढ़ें, सॉल्व करें। और इन दोनों पेपर को आप कोशिश कीजिए कि आपका ये दोनों पेपर 1 घंटे में हो जाए। टोटल 2.5 घंटे का समय है आपके पास, टाइम एनफ है अकॉर्डिंग टू मी। देयर इज एनफ टाइम इन योर मैथमेटिक्स और इन योर जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीके दोनों को निपटा देना। निपटा देना मतलब कि कंप्लीट करना है। 1.5 घंटा आपके पास है, तब आपको साइंस के पोर्शन की तरफ बढ़ना है ना। अब साइंस के पोर्शन में आप सबसे पहले केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिजिक्स नहीं। सबसे पहले आप क्या बनाना शुरू कीजिएगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको कोई सा भी डर नहीं है, और केमिस्ट्री का लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, आपको पता होगा अगर आप पेपर को एनालाइज किए हैं तो। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया जाए, सॉरी हाँ, इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर को डिजाइन किया जाए। एकदम टिप टू टिप क्वेश्चन, जैसे आपसे देखे होंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल से पूछता, बताइए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एल में कितने रखे जा सकते हैं, एम में कितने रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ इतना होता है, 18 होता है। इसी तरह एन में कितना होता है, 32 होता है। बोलो ये और नो। ऐसा ऐसा एकदम डायरेक्ट बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है केमिस्ट्री में। और पिछले बार भी केमिस्ट्री में कोई नया खेल नहीं खेला गया था। फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के थे, केमिस्ट्री बिल्कुल इजी। केमिस्ट्री पे स्कोर करना है, पूरा केमिस्ट्री बनाना है एकदम जबरदस्त तरह से। जैसे ही आपका केमिस्ट्री पोर्शन हो जाएगा, सबसे पहले आप केमिस्ट्री कीजिएगा। सबसे पहले बात मानिए, आपने पेपर दिया है, आप अनुभवी है, मैं मान सकता हूँ। और एक बार एक एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग देकर के देखो, बहुत चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक केमिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, और जब केमिस्ट्री हो जाए देन यू मूव ऑन फिजिक्स। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर बायो क्यों नहीं, तो देखो फिर से वही बात कहूंगा, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा उसको बायो उतना पड़ता है नहीं। और बायो में जनरल जो है वो बात रटने की होती है। कॉन्सेप्ट तो होता ही है कुछ कुछ, पर रटा भी जाता है बहुत ज़्यादा। लर्निंग सब्जेक्ट। मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। और बायो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, बायो में मेरी उतनी एक्सपर्टीज है भी नहीं। तो बायो के सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बायो को कैसे करना है, ठीक है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको समझा रहा हूँ। तो जब आपने केमिस्ट्री कर लिया देन यू मूव ऑन फिजिक्स पोर्शन। और फिजिक्स में मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड के क्वेश्चन को, अगर जैसे आपसे विस्कोसिटी के बारे में पूछ ले, कौन सी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पूछ ले, या आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कुछ यूनिट वगैरह, देन यू कैन डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को टच मत कीजिएगा शुरू में। आता भी होगा फिर भी नहीं करना। क्वेश्चन में इतना ज्यादा लेंदी लेंदी फॉर्मूला और इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाए कि यही सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे।
यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब बिल्कुल ही हलवा चैप्टर है और बहुत मस्त तरह से मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। ऑफलाइन बच्चे, ऑफलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंटों ने ऑफलाइन बैठ के पढ़ा और ऑनलाइन वालों के लिए यूट्यूब पर है। अगर आप देखना चाहें तो, अब तो समय है भी नहीं वैसे, अगर आप नेक्स्ट टर्म के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इनफ है, इनफ से भी ऊपर है, इनफ से भी ऊपर लेवल का है। चलिए, जब आपका सारा काम हो जाए तब आपको ये दोनों न्यूमेरिकल, इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना है। बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बना तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो ओवरऑल जो कहानी मैं आपको आज समझाना चाह रहा था वो ये था, जब आप पेपर देने जाएं तो सबसे पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें जीएटी में, फिर आप फिजिक्स पर आए, ठीक है। और फिजिक्स में भी आपको कोशिश करना है, लाइन से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यार। तुम लोग में गलती क्या होता है, यही गलती करते हो। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पेपर तुम्हारे हाथ में, टाइम तुम्हारे हाथ में, पहले उस क्वेश्चन को करो, पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करो जो क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल्स नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट से पूछा गया हो, या फिर यूनिट वगैरह पूछ लिया हो, डायमेंशन वगैरह पूछ लिया, जो जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी कर लिया उसको। जब समय बचे, मतलब न्यूमेरिक उसको करने के बाद, तब आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव ऑन होना, मूव करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपका समय बचेगा और बड़ा जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाइए। अगर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन में फंस जाएं, सोचने लगे, टाइम लगे, और आगे कोई क्वेश्चन इंतजार कर रहा हो फ्री में नंबर देने के लिए, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, टाइम अप हो जाए वहां तक पहुंचते पहुंचते, कितना अफसोस होगा। तो कोशिश ये करना है न्यूमेरिकल पे जाने से पहले, सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डील करना है। और जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाए तब फिर न्यूमेरिकल पर मूव ऑन करना है। और सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाइएगा, फिर आप फिजिक्स को। बात समझ में आया। मेहनत आप लोगों ने किया है, समय बहुत ज़्यादा अब है नहीं। जो मेहनत किए हो, जिस तरह से मेहनत किए हो, आई थिंक बेस्ट ही दिए हो अपना, है ना। बहुत सारे होंगे जिनको तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को भी ऑल द बेस्ट, और लास्ट अटेम्प्ट वालों को भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो घबराना नहीं है किसी भी एग्जाम से। एग्जाम बस अ पार्ट ऑफ लाइफ है, इट इज नॉट अ लाइफ। बात को समझना, एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ए लाइफ। जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक हिस्सा है। एक एग्जाम ना निकलने से कुछ होता नहीं है। जैसे तुमसे मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ, अगर मान लो कट ऑफ गया है 350 और किसी बच्चे का मार्क्स आया है 349.50, ये तो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो क्या इसने पढ़ाई नहीं की? क्या आप इसे बेवकूफ कहेंगे? क्या आप इस बच्चे को टाइम पास करने वाला कहेंगे? क्या आप इसको काबिल नहीं समझते? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो असल में देखो होता क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। मैं 3 बातों को हमेशा याद रखना मेरा, अगर अच्छा लगे तो। एल, एल, सी। मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा 2 मिनट, फिर मैं सेशन एंड करूंगा। मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है, ये सब बात, ठीक है। मैं एल एल सी का बात बताता हूँ क्या है। एल, एल, सी, ये 3 चीजें भैया। अगर ये तीनों किसी के साथ है तो वो हीरो है। अगर कोई एक भी गड़बड़ है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, परसिवियरेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, है ना। अब क्या है ये एलएलसी, देखो भाई, लक है, लेबर है और चांस। लक मतलब होता है भैया किस्मत, लेबर मतलब होता है मेहनत, और चांस मतलब होता है मौका। देख भाई, सिंपल कहानी है। अगर आपने खूब मेहनत किया, खूब मेहनत, आपका किस्मत भी आपके साथ है, और एनडीए का 2 साल वैकेंसी ही नहीं आया, क्या कर लोगे? मौका ही नहीं मिला तुमको एग्जाम देने का, क्या कर लोगे? तुम खूब मेहनत किए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन किए, किस्मत भी साथ है, गए एग्जाम देने, कुछ ऐसा टेक्निकल इशू आ गया,
एडमिट कार्ड भूल गए, कुछ कुछ भी ऐसा हो गया, तुमको मौका नहीं मिला, तो बताओ क्या तुम सेलेक्ट हो पाओगे? नो चांस। बट अब दूसरा कोई फैक्टर उठा लो, खूब मेहनत किए, खूब मेहनत किए, खूब मौका मिला, पर किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है, तो क्या सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं। इस बच्चे के साथ तो यही हुआ होगा ना, बताओ। ये किस्मत का ही तो खेल। 349.50, 350, एक क्वेश्चन इससे बाई मिस्टेक गलती हो गया, ये घर आकर के जब इसका कट ऑफ आया होगा तो कितना उसको अफसोस हो रहा होगा कि यार 4 क्वेश्चन तुक्का लगा देते, ये वाला क्वेश्चन को ये लगा देते, हमको लग रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, पर हम जानबूझ के बी लगा दिए। तो ये क्या है? किस्मत का ही तो खेल है। है कि नहीं? तो भाई देखो, अब तीसरा चीज, लक भी आपके साथ है, मौका भी आपको मिल रहा है, और आप ठहरे एकदम निठल्ले आलसी टाइप के, अरे किस्मत के भरोसे छोड़ दो, मौका आएगा तो देखा जाएगा। तो किस्मत है, मौका है, पर मेहनत नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लेना, ये तीनों चीज का होना जरूरी है। बट बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे या देख करके बताएंगे कि सर मेहनत ही सब कुछ होता है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल मेहनत सब कुछ होता है, और मेहनत का कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में है 85%। बिल्कुल सही बात है। बट भैया 15% में ये दोनों भी है, इसको नहीं भूलने का। ऊपर वाला भी बैठा है, भगवान भी है, अल्लाह भी है, खुदा भी है। अगर मान लो ऊपर वाला चाहता है कि तुम इंडिया क्वालिफाई ना कर पाओ, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको इंडिया क्वालिफाई करने नहीं देगी। और ऊपर वाला चाहता है कि तुम इंडिया क्वालिफाई करो, कोई तुमको रोक नहीं सकता। मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते चलो, जो होगा देखा जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। 1 तारीख को पेपर है, जाओ फोड़ दो जा करके। क्या फोड़ोगे? क्या फोड़ोगे भाई? हैशटैग फोड़ दो। एग्जाम का पेपर यार, है ना? तो डरने का नहीं, लक लेबर चांस सब आप लोग के साथ है। अच्छे से जाइए, मेहनत करते हुए एग्जाम दीजिए, रिलैक्स मूड में रहिए। आज कुछ ही दिन बचा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स, जो होगा देखा जाएगा। यार हजारों तरीका है आपको देश को सर्व करने के लिए, है ना? कुछ लोग हैं जो एनडीए सचमुच में देश के खातिर जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना अपना सबका सोच है, मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको देश को सर्व करना है तो देर इज अ थाउजेंड वे, हजारों रास्ते हैं देश को सर्व करने का। ऊपर वाले ने मान लीजिए आपकी किस्मत में कुछ और मकाम लिखा है, कुछ और ऊंचाई लिखा है, तो आप वहां से जाएंगे। आपको एक छोटा सा कहानी बताते चलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का आप लोगों ने सुना ही होगा कि 10 लोगों का पेपर होता है, 9 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, है ना? एयरफोर्स का ही कुछ पेपर होता है, उन्हीं का कहानी है। पर किस्मत ने क्या चाहा था, अगर वो उस दिन सिलेक्ट ना होते, और अगर वो एयरफोर्स में जॉब कर रहे होते, तो क्या वो कभी हमारे इतने महान गुरु बन पाते? नहीं। और जब उनको इतना बड़ा पोस्ट मिला, सुप्रीम कमांडर बन गए, सुप्रीम एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, सबके सुप्रीम कमांडर बना दिए। तो जब कॉस्मोस चाह लेता है, जब किस्मत चाह लेता है, जब ऊपर वाला चाह लेता है कि आपको कुछ बड़ा देना है, तो छोटा छोटा चीज आपसे छीनना शुरू करता है ना? तो बहुत ज्यादा ज्ञान देना हमको आता नहीं भाई, तो ज्ञान जितना देना था मैंने दे दिया। अब एक ही बात कहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? अब मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा बेस्ट ऑफ लक, मैं कहूंगा बेस्ट ऑफ लेबर। मेहनत के साथ जाओ, मेहनत पर भरोसा रखो, 85% हमेशा डोमिनेट करेगा। लक उतना साथ दे ना दे कोई बात नहीं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठने का, अपने को मेहनत के भरोसे बैठना। ठीक है? तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रकार का, एग्जाम से पहले कोई भी बात करना चाहते हैं, तो आप इन डिफेंस एकेडमी पर मेल कर सकते हैं। इन डिफेंस एकेडमी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, है ना? और अगर आप गूगल क्रोम पर जाएंगे तो आपको हिंद डिफेंस एकेडमी का चैनल मिलेगा, वहां से आप अपना क्वेरी फॉर्म भी भर सकते हैं, आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, कोई भी क्वेरी होगा आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, हमारे साथ यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी मकाम किसी सफर पर। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।